कजान शहर में ड्रोन अटैक हुआ है। अब ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। वॉर जोन में लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्डिंग से टकराता दिखा है ड्रोन। ये देखिए, ये तस्वीरें भयानक तस्वीरें हैं। ड्रोन हमले के बाद बिल्डिंग से ये ड्रोन टकराता हुआ दिखा है। कुछ ऐसा ही नजारा कुछ सालों पहले सामने आया था जब 9/11 अटैक हुआ था। ठीक इसी तरह कैसे देखिए ड्रोन इस बिल्डिंग से टकराता हुआ नजर आ रहा है। कुछ देर थोड़ी दूर पे देख रहे हैं आप ड्रोन को, और वो सीधे जाकर टकराता है, टारगेट करता है इस बिल्डिंग को, इस बड़ी सी इमारत को। ये हाई राइज बिल्डिंग आप देख रहे हैं और यहीं से ही आकर टकरा जाता है। अचानक से कुछ ही सेकंड्स में ये ड्रोन टकरा जाता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। हाई राइज रिहायशी इमारत को आप देख रहे हैं और कुछ ही सेकंड्स में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकंड्स में ये इमारत से टकरा जाता है। इतना बड़ा अटैक हो गया, ये ड्रोन अटैक है। और देखिए नुकसान भी हुआ है। जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं इमारत का, वो भरभरा कर गिरता हुआ नजर भी आ रहा है। ड्रोन हमले के बाद आपको बता दें कि इस रिहायशी इमारत में जो मलबा है वो भी गिरना शुरू हुआ। कजान शहर बताया जा रहा है। कजान की इमारत पर रूस का ये कजान शहर है जहां पर यूक्रेनी ड्रोन बताया जा रहा है। सुमित चौधरी हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सुमित, ये बहुत भयानक हमला है। ये 9/11 की याद दिलाता है। ऐसा हमला है कि एक बड़ी सी बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग से सीधा टकराता हुआ ये ड्रोन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमला किया गया, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से कई मल्टीपल जगहों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन कजान एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, बहुत महत्वपूर्ण शहर है। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि अक्टूबर महीने में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन यहीं पर किया गया था रशिया द्वारा। और खास बात यह कि एक तरीके से आप जब मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग के बाद तीसरा सबसे बड़ा शहर इसको कहा जाता है, इंडस्ट्रियल हब है, खासतौर पे पेट्रोकेमिकल के लिए, डिफेंस सेक्टर के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरीके का इकोनॉमिक बैकबोन है ये रूस के लिए। और इसी जगहों पर बड़े अटैक्स किए गए हैं, खासतौर पे यूक्रेन द्वारा। और जिस तरीके की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि कैसे एक हाई राइज बिल्डिंग को टारगेट किया और मल्टीपल टारगेट किए गए। 3 ड्रोन से लगातार एक के बाद एक हमले किए गए। हालांकि ये बिल्डिंग जो थी, इसका जो 16 और 17 मंजिल इमारत थी, इसमें ऊपरी मंजिल की इमारतों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन एक बड़ा अटैक इनिशिएट किया गया था। और आप मानिए कि कितनी ज्यादा विध्वंसक है, कितना ज्यादा बुरा हो सकता था, खासतौर पे अगर आप देखें जिस तरीके से इन अटैक्स को इनिशिएट किया गया। और अभी ये कहा जा रहा है कि सिर्फ इस बिल्डिंग को नहीं, कजान के अलग अलग इलाकों में इस तरीके के ड्रोन अटैक्स की खबरें लगातार सामने आ रही है। और हालांकि जो रूस के जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है उसने कई ड्रोन को मार भी गिराया, लेकिन कई ड्रोन फिर भी हाई राइज बिल्डिंग से या फिर रेजिडेंशियल इलाकों में जाकर गिरे हैं, जिससे नुकसान हुआ है। लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन बड़े अटैक्स कर रहा है, खासतौर पे आप देखिए हमने मॉस्को में देखा, हमने ये भी देखा कि लगातार जो सेंट पीटर्सबर्ग या फिर दूसरे आप कह सकते हैं जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और कजान एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं आपको बता रहा हूं कि एक शहर है रूस के लिए। अभी रूस ने हाल ही में यहाँ पर जो 16वीं ब्रिक्स सम्मेलन था, यहाँ पर इसको आयोजन किया था। यहाँ तक कि एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पर डिफेंस सेक्टर भी है, यहाँ पर कहा जाता है पेट्रोकेमिकल का एक हब है ये। और इस जगह को सीधा अटैक करना निश्चित तौर पर एक रूस के लिए एक बड़ी चेतावनी या फिर कह सकते हैं एक बड़ा अलार्म भी है। बिल्कुल बड़ी बात है। और जैसा कि सुमित बता रहे हैं, कजान शहर, आखिर कजान को ही निशाना क्यों बनाया गया, क्यों इंपॉर्टेंस है कजान की, और यूक्रेन ने ये हमला किया है, ये हिमाकत की है। अब किस तरह का बदला रूस लेगा ये तो संभवतः आशंका है ही, लेकिन जो अटैक हुआ वो बहुत ज़्यादा भयानक था। ये तस्वीरें वाकई हिला देने वाली हैं। ऐसी तस्वीरें हमने दशक पहले देखी थी, 2001 में देखी थी ऐसी तस्वीरें। और उसके बाद देखिए किस तरह से 9/11 के बाद ये रूस का 9/11 की तरह अटैक हुआ है, जो इस वक्त हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एक ड्रोन आता है, कई मल्टीपल ड्रोन फायर किए गए थे जो बताया जा रहा है, लेकिन बाकी को नाकाम किया गया है। एक ड्रोन आकर इस रिहायशी इमारत से टकरा जाता है। ये देखिए, एक ड्रोन आकर इस रिहायशी इमारत से टकरा जाता है। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, अब आप समझ पाएंगे कि अमेरिका में जब 9/11 अटैक हुआ था तो वो किस तरह का अटैक था। सितंबर 2001 में जब अटैक किया गया था तो वो किस तरह का अटैक किया गया था। और ये अटैक बताता है, ये देखिए, ये अटैक बताता है कि कितना खतरनाक अटैक किया गया था। और रूस पर भी, रूस के कजान शहर जो कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर ड्रोन अटैक किया गया है कजान में, ठीक ऐसा ही जैसा अमेरिका में 9/11 अटैक किया गया था। ये बहुत ही खतरनाक
हमला बताया जा रहा है जो रूस पर किया गया है। रूस में अंदर दाखिल होकर किसी इमारत को निशाना बनाना बहुत ज्यादा बड़ा कदम है, एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स भी है, एक सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चूक है, बड़ी लापरवाही। ये देखिए फिर हमला भी, जब जैसे ही ये दूसरा अटैक बताया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ से जो अटैक किया गया वो बताया जा रहा है, ये जो ड्रोन कैसे दाखिल होता है और फिर अचानक से ये ब्लास्ट हो जाता है। सुमित, एक और वीडियो सामने आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए निधि, लगातार 3 ड्रोन से अटैक किए गए और जिस तरीके से एक के बाद एक ड्रोन से अटैक किए गए, निश्चित तौर पर इनका टारगेट ये हाई राइज बिल्डिंग की थी। और लगातार हम 9/11 का जिक्र कर रहे हैं। 9/11 में एक बड़े एयरक्राफ्ट को हाईजैक किया, कमर्शियल एयरक्राफ्ट को, और उसके बाद अटैक को इनिशिएट किया गया। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब चीजें बदल चुकी है। अब ड्रोन की मदद से, आप कह सकते हैं लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की मदद से लगातार ऐसी जगहों को टारगेट किया जा सकता है और वो कहीं से भी 1000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर से इनिशिएट किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर एक ये बड़ा, आप कह सकते हैं, कितने ड्रोन थे, कुल कितने ड्रोन से अटैक किया गया, कोई डिटेल में जानकारी मिल रही है? 3 ड्रोन बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग को हिट किया है, लेकिन मल्टीपल ड्रोन से जो अलग अलग डायरेक्शंस में उड़ रहे थे, अलग अलग जगह को टारगेट कर रहे थे, जिसको कई ड्रोन्स को रूस ने मार गिराने का दावा भी किया। लेकिन कई ड्रोन्स रेजिडेंशियल इलाकों में, कई ड्रोन्स लगातार हाई राइज बिल्डिंग में जाकर टकरा भी गए। और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो ड्रोन लगातार उनके एयर डिफेंस मैकेनिज्म से बच गए या फिर उसकी रेडियस से निकल गए, उन्होंने किस तरीके से विध्वंस मचाया, खासतौर पर कजान में। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आखिरकार इस ड्रोन से कैसा बड़ा हमला किया गया, कितना ज्यादा विध्वंसक हमला किया गया और किससे कितनी बड़ी तबाही हो सकती थी। हालांकि देखिए, इस हाई राइज बिल्डिंग के अंदर ऊपर की जो इमारतें थी या फिर आप कहते हैं मंजिलें थी, उनको नुकसान पहुंचा है। लेकिन अगर मल्टीपल ड्रोन्स इसी बिल्डिंग से और टकराते तो पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो सकती थी, इसको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था। और अभी खास बात यह कि कजान को ही लेकर बड़े अटैक्स क्यों इनिशिएट किए गए, ये भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है रूस के 3 बड़े शहरों में, या फिर आप कह सकते हैं कि मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग के बाद कजान का नंबर आता है। कजान ने खासतौर पर अभी हाल ही में यहाँ पर 16वीं ब्रिक्स सम्मेलन भी किया था और ये को लगातार एक बड़ा डिफेंस हब या फिर आप कह सकते हैं पेट्रोकेमिकल हब बना रहा है रूस। लगातार यहां पर बड़े इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया और इसी इलाके को ज्यादातर अब यूक्रेन टारगेट कर रहा है। यूक्रेन का मकसद भी यही है कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियली रूस को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। बड़ी बात बता रहे हैं सुमित, और ये बहुत ही खतरनाक भयानक हमला है जो इस वक्त तस्वीरें हम देख रहे हैं। कई बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया, कई सारे ड्रोन्स एक साथ गए थे और उसके बाद डिफेंस सिस्टम तो जरूर एक्टिवेट हुआ, लेकिन कई ड्रोन्स जो हैं वो रिहायशी इमारत में इस तरह से टकरा गए। और 2 तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए आज की और कल की। कल कीव पर अटैक किया गया यूक्रेन की राजधानी में, तो ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ने बदला लिया है और वो बदला कजान के रूप में लिया है। कजान जो कि इकोनॉमिकली संपन्न शहर है रूस का, वहां पर अटैक किया गया है, यूक्रेनी हमला किया गया है। और ये ड्रोन, मल्टीपल ड्रोन सामने आए थे, जिस तरह से ये पोर्टेबल ड्रोन के जरिए अटैक किया गया, ब्लास्ट किया गया, वो एक बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंचता हुआ ये युद्ध दिखाई दे रहा है। सुमित, इस युद्ध को 3 साल होने आए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो कीव में किया रूस ने, उसी का बदला कजान में यूक्रेन ने किया। और ये युद्ध के ही इतिहास में जब से शुरू हुआ है युद्ध 2022 के बाद पे सबसे खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं, ड्रोन इस तरह इमारत में टकराते हुए। देखिए, हर साल लगातार दोनों देश लगातार अपनी वॉर स्ट्रेटजीज में बड़ा बदलाव करते आए हैं। अभी क्योंकि सर्दियां बहुत आ गई हैं और सर्दियों में खासतौर पे जो ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट होती है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है, उनका मूवमेंट और इलाके कैप्चर करना आसान नहीं होता। तो निश्चित तौर पर फिर ऐसे मैकेनिज्म में, ऐसे सिचुएशन में आप एयर स्ट्राइक्स करते हैं, आप ड्रोन अटैक्स करते हैं। और अभी रूस की जो स्ट्रैटेजी है या फिर यूक्रेन की जो स्ट्रैटेजी है वो ज्यादा से ज्यादा आर्थिक नुकसान या फिर आप कह सकते हैं वेयर हाउसेस को नुकसान पहुंचाने की। अभी यूक्रेन आर्थिक रूप से रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। आप बेलग्रेड में देख लीजिए, आप कुर्स्क में देख लीजिए, आप हमने मॉस्को में भी देखा और अभी कजान का नंबर आ रहा है। कजान इसलिए क्योंकि एक बहुत महत्व रखता है रूस के लिए। और वहीं दूसरी तरफ रूस जो कीव में अटैक कर रहा है वो सीधे तौर पर उन वेयर हाउसेस पे, एसएसयू की यूनिट पे कर रहा है जो लगातार एक बड़ा सप्लाई चेन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन। तो आप देखिएगा दोनों देश एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और ये तब हो रहा है जब नेगोशिएशंस को लेकर बातचीत बहुत आप कह सकते हैं कि मजबूती से आगे बढ़ रही है। अमेरिका लगातार इसमें बड़ा प्रभाव डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है कि दोनों देशों को कहीं ना कहीं एक समझौते पर आना पड़ेगा। और ऐसे वक्त में अब यूक्रेन जिस तरीके से बड़े अटैक्स इनिशिएट कर रहा है खासतौर पे रूस पे, वो जरूर दिखाता है कि यूक्रेन चाहता है कि वो भी कहीं ना कहीं रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाए। और यही वजह है कि कजान जैसे शहर के ऊपर
बड़ी आप कह सकते हैं ड्रोन से अटैक किए गए हैं और बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सुमित, बड़ी डिटेल्स बता रहे हैं सुमित चौधरी हमें कि किस तरह से नुकसान पहुंचाया है यूक्रेन ने। जो कीव में हुआ, जो मिसाइल अटैक कीव में किया गया रूस की ओर से, इसी का बदला कजान में हुआ है। कजान एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है रूस के लिए, और यहां पे अटैक होना, इसका मतलब रूस की आत्मा पर अटैक हुआ है। और ये अब तक के इतिहास में, युद्ध के इतिहास में बड़ा अटैक है। कजान शहर के जैसे बारे में बात बता रहे हैं कि आर्थिक तौर पर संपन्न है ये पूरा शहर, और यहां से कई गतिविधियां आगे बढ़ती हैं, व्यापारिक गतिविधियां आगे बढ़ती हैं। इसलिए यहां पर टारगेट करना रूस को हिला देने वाला ये कदम है। अब देखना होगा कि रूस क्या करता है। लेकिन जिस तरह से मल्टीपल ड्रोन दागे गए हैं, जिस तरह से मल्टीपल ड्रोन इस तरह टकराते हुए रिहायशी इमारतों से दिखाई दिए हैं, साफ तौर पर नजर आता है कि रूस के लिए एक बड़ा पलटवार है यूक्रेन का इस तरह से ड्रोन अटैक करना। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित आपका जानकारी देने के लिए। इन तस्वीरों के साथ आगे आपको और भी डिटेल बताएंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये काली कमाई का अकूत खजाना मिल गया है, जिसमें 2 क्विंटल तक चांदी मिल गई है। काली कमाई भी मिली है, आपको बताएंगे। भोपाल में काली कमाई के धन कुबेरों का खुलासा हुआ है। 3 दिनों तक इनकम टैक्स और लोकायुक्त की जो छापेमारी की गई, जो मिला उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। एक मामूली से आरटीओ कांस्टेबल और उसके दोस्त के घर छापेमारी में करीब 100 करोड़ की संपत्ति बरामद होने की खबर है। इतना सोना, इतना चांदी मिला कि रेड करने वाले अफसरों के होश तक उड़ गए। आपको हर तस्वीर दिखाएंगे, पूरी डिटेल में कांस्टेबल की कुंडली भी बताएंगे कि कौन है ये आरटीओ का पूर्व कांस्टेबल। और टीवी 9 रिपोर्टर शुभम गुप्ता ग्राउंड जीरो से हर रिपोर्ट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन बड़ी खबर ये अब तक जो सामने आया है, खुलासा हुआ है कि भोपाल में जो छापेमारी हुई, इसके दौरान 234 किलो चांदी बरामद हुई है। सौरभ शर्मा के घर में जमीन में दबी थी चांदी। आरटीओ का कांस्टेबल रह चुका है सौरभ शर्मा। कल सौरभ के दोस्त की कार भी बरामद हुई थी, जो बताया जा रहा है, जिसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी कि किसकी कार है। 10 करोड़ कैश और 54 किलो सोना भी वहां से मिला था। तो भोपाल में काली कमाई का ये धन कुबेर मिल गया है। सौरभ शर्मा नाम है और चेतन सिंह गौर भी नाम बताया जा रहा है, जो उन्हीं का दोस्त है। 2.5 करोड़ कैश, 10 करोड़ कैश, 234 किलो चांदी, यानी करीब 2 क्विंटल चांदी बरामद हुई है। जमीन के नीचे गाड़ कर इस तरह से चांदी रखी गई थी, जो बताया जा रहा है। इसके अलावा जो कार बरामद हुई थी, जिसका कोई सोर्स नहीं मिल रहा था ये कार किसकी है, जो लावारिस कार बताई जा रही थी, कल जो बरामद की हुई थी, उस लावारिस कार से 54 किलो सोना और कैश की भी बरामद की हुई है। कुल मिलाकर आपको बता दें 2.5 करोड़ कैश बरामद हुआ है, 234 किलो चांदी बरामद हुई है, 17 लाख की ब्रांडेड जो घड़ियां हैं वो बरामद हुई है। जो जानकारी, जो खुलासा हुआ है अब तक की बरामदगी क्या क्या हुई है, 15 लाख के लेडीज पर्स बरामद हुए हैं, 11 लाख के हीरे की अंगूठी इनके पास से, इनके घर के पास से, इनके ठिकानों पर बरामद हुई है। 10 करोड़ जो कैश है। चेतन सिंह गौर कौन? चेतन सिंह गौर सौरभ शर्मा के ही दोस्त हैं, और उनके पास से 10 करोड़ कैश, 54 किलो सोना यहां से, और 42 करोड़ का सोना इनके पास से बरामद हुआ है। और तो किस तरह से ये काली कमाई को अंजाम देते थे। और 42 करोड़ जो सोना है बताया जा रहा है इसकी कीमत है, और 54 किलो सोना करीब बरामद किया गया है। तो ये एक बड़ी रकम है, बड़ा सोना है, बड़ा चांदी बरामद हुआ है, ज़्यादा बरामदगी हुई है। और आरटीओ के जो पूर्व कांस्टेबल है, जिनके ठिकानों से, सौरभ शर्मा के घर से, हमारे जो सहयोगी हैं शुभम गुप्ता की एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि अब तक क्या क्या खुलासा हो चुका है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयकर विभाग द्वारा अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। ये घर जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये सौरभ शर्मा का है। सौरभ शर्मा महज आरटीओ का एक कांस्टेबल, जिसकी 8 साल की नौकरी, और आप देखिए इतना बड़ा भोपाल में बंगला, ग्वालियर में बंगला, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। जब लोकायुक्त विभाग ने कार्रवाई की तो घर से 2.5 करोड़ रुपये कैश मिला, 234 किलो चांदी मिली, हीरे जवाहरात, महंगी महंगी घड़ियाँ, महंगे बैग्स, लग्जरी आइटम्स, ये तमाम चीज़ें लोकायुक्त की टीम को मिली। ये घर आप देख रहे हैं। सौरभ शर्मा फ़िलहाल फ़रार है। बताया जा रहा है कि वो दुबई में अपनी पत्नी का बर्थडे मना रहा है। घर के बाहर ये गाड़ी देखेंगे, इसका नंबर भी आप MP07 CDO 230, और जो गाड़ी कल मिली है इनोवा क्रिस्टा, वो भी MP07 है, यानी इसके तार ग्वालियर से ज़्यादा जुड़े हैं। जो चेतन सिंह गौड़ हैं और सौरभ शर्मा दोनों अच्छे दोस्त हैं। चेतन सिंह गौड़ के 4 से ज़्यादा पेट्रोल पंप है। दूसरी गाड़ी आप देखेंगे, इस गाड़ी से भी कैश बरामद हुआ है।
ये आप देख रहे हैं गुजरात की गाड़ी है, टैक्सी नंबर लिखा हुआ है GJ01ZT715C। तो इस गाड़ी से भी कैश बरामद हुआ है। कुल मिलाकर जहां भी आयकर विभाग या लोकायुक्त विभाग हाथ डाल रहा है वहां से कैश बरामद हो रहा है, और कैश भी ऐसा नहीं कि महज 20-30 लाख, सीधे 2-2.5 करोड़ और 54 किलो सोना। तो ये घर देख रहे हैं, अभी ये जब लोकायुक्त की कार्रवाई हुई तो सौरभ शर्मा, उनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद नहीं थे, कोई सर्वेंट यहाँ पर था, उनकी माँ यहाँ पर थी। फिलहाल कार्रवाई जारी है, कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है लोकायुक्त और आयकर विभाग के द्वारा कि तह तक पहुँचा जाए कि आखिरकार इसके पीछे और कितने बड़े बड़े लोगों का हाथ है। मगर ताज्जुब की बात यही है कि अभी तक पुलिस के हाथ में इस पूरे मामले में कोई बड़ा सुराग नहीं मिला है कि इनोवा क्रिस्टा कार कहाँ से आई, किसने रखी, और ये जो 54 किलो सोना और साथ ही साथ 10 करोड़ रुपए तकरीबन कैश बरामद हुआ है, ये आखिर किसका है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। तो लोकायुक्त और इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जो कार्रवाई हुई है वो बहुत बड़ी है। और भोपाल से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभम गुप्ता। शुभम, 7 साल में एक कांस्टेबल करोड़पति बन जाता है, इतनी अकूत संपत्ति आ जाती है, वो भी काली कमाई जिसका कोई सोर्स नहीं पता है कि पैसा आया कैसे, और वो खुद भी भारत में नहीं है। अब पूछताछ कैसे होगी, आगे कैसे बढ़ेगा मामला? बिल्कुल निधि, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो 52-54 किलो सोना उस इनोवा क्रिस्टा कार से बरामद हुआ है वो किसका है, 10 करोड़ रुपए कैश किसका है। क्योंकि जो चेतन सिंह गौड़ जिसके नाम पर ये रजिस्टर्ड गाड़ी है, वो और सौरभ शर्मा दोनों ग्वालियर के रहने वाले हैं और दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये जो घर आप देख रहे हैं सौरभ शर्मा का, अब ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं सौरभ शर्मा के घर की तस्वीरें, चूँकि अभी वो दुबई में है, मगर आप देखिए कि महज 40,000 रुपये प्रतिमाह सौरभ शर्मा को मिलते हैं, और 40,000 मिलने वाले का आप घर देख लीजिए कि कितना बड़ा बंगला बना हुआ है। 2.5 करोड़ कैश तो इस घर से ही मिला है, और 3-4 गाड़ियां इसी घर में रखी हुई है। कुछ बंगले के अंदर गाड़ियां रखी हुई है और कुछ ये बाहर गाड़ियां आप देख रहे हैं। इसमें गुजरात की भी गाड़ी रखी हुई है, और ये देखिए घर परिवार वाले, उनकी माता जी घर में हैं, और यहाँ से चूँकि लगातार कवरेज जारी है, पानी की बौछार यहाँ पर एक तरह से फेंकी जा रही है कुछ सर्वेंट्स के द्वारा कि यहाँ से मीडिया भी हटे। फिलहाल जो निधि हमें जानकारी मिली है कि सौरभ शर्मा दुबई में है अपनी पत्नी के साथ। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 54 किलो सोना जो बरामद हुआ है वो किसका है, 10 करोड़ रुपए कैश जो बरामद हुआ है वो आखिरकार किसका है। बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई हुई है और इतना पैसा, इतना कैश बरामद हुआ है, 10 करोड़ कैश और देखिए 54 किलो सोना। इनके जो दोस्त के बारे में, सौरभ शर्मा के दोस्त के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, और वहां पर कार्रवाई, उनके ठिकानों पर कार्रवाई शुभम कब तक हो सकती है? देखिए, दोनों ही आरोपी सौरभ शर्मा और चेतन सिंह गौड़ दोनों ही फरार है, दोनों अच्छे दोस्त हैं। दोनों के प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़े लोग नहीं है। आरटीओ का एक आरक्षक, एक कांस्टेबल जिसने 2022 में वीआरएस लिया, 7 साल की नौकरी में इतना पैसा मिला है, और चेतन सिंह गौड़ जिसके 4 पेट्रोल पंप हैं, कुछ ज़मीनें हैं, दोनों ही फरार है। अभी तक पुलिस इन लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। मगर जो हमें जानकारी निधि मिली है कि इसमें ये मामला सिर्फ चेतन सिंह गौड़ और सौरभ शर्मा तक सीमित नहीं है, इसमें बड़े अधिकारी, बड़े नेता, मंत्री, ये सब शामिल हो सकते हैं। तो अब जांच कहां तक पहुंचती है और इसमें कितने बड़े नाम सामने आते हैं, इसी का अब इंतजार हो रहा है। बिल्कुल ये देखना होगा कि इनका सोर्स क्या है, कितने बड़े नाम सामने आते हैं, ये काली कमाई किसकी है, कहां से आई, और कैसे एक कांस्टेबल ने 7 साल में वो करोड़पति बन गया जो महज 40,000 महीना कमाता है। ये बहुत बड़े सवाल है और खुद भी भारत में नहीं है। जांच एजेंसियां कैसे उन तक पहुंचेंगी, कैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका जानकारी देने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और गेमिंग ऐप या यूं कहें कि बैटिंग ऐप मैजिक विन को लेकर ईडी का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक्शन तेज हो गया है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर ऐप के प्रमोटर्स की जांच में केंद्रीय एजेंसियां पिछले 6 महीने से लगी हुई हैं। इस बीच मैजिक विन के पाकिस्तान कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है, जिसमें बिटकॉइन और हवाला नेटवर्क की भी जानकारियां सामने आ रही हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान में बना ये ऐप फिलिस्तीन और दूसरे देशों में इस्तेमाल होता था, लेकिन इसकी कमाई पाकिस्तान तक सीधे पहुंचती थी। और एक ब्रेकिंग खबर यह भी है कि बैटिंग ऐप मैजिक विन का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया और ये बहुत बुलंद कनेक्शन है। बैटिंग ऐप मैजिक विन की ईडी अब इस जांच कर रही है कि कनेक्शन क्या है और कहां-कहां तक तार फैले हुए हैं।
ऐप के जरिए करोड़ों रुपए बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए जा रहे थे। हवाला के जरिए दुबई और पाकिस्तान पैसा भेजा जा रहा था। कई बॉलीवुड हस्तियों ने ऐप को प्रमोट भी किया था, जिसको लेकर उनको समन भी जारी किया गया था। तो मैजिक विन का ये पाकिस्तान कनेक्शन आखिर है क्या? आइए डिटेल में आपको जानकारी देते हैं जो ईडी एक्शन ले रही है। मैजिक विन एक ऐप है और पाकिस्तानी लोगों ने इसे तैयार किया है। मैजिक विन को पाकिस्तान में बैठे लोग सट्टेबाजी को, गैम्बलिंग को ऑपरेट करते थे। पूरे सट्टेबाजी का कारोबार चलता था। सट्टेबाजी से जुड़ी वेबसाइट को गेमिंग वेबसाइट बताया गया। वेबसाइट सट्टेबाजी से जुड़ी थी लेकिन गेमिंग ऐप बताया गया। मैजिक विन ऐप के जरिए करोड़ों रुपए कमाए जा रहे थे और शिकंजा यही किया गया। फर्जी अकाउंट की मदद से बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया गया तो ये चोरी पकड़ी गई। बिटकॉइन में कैश में बदलकर हवाला से दुबई पैसा भेजा गया, ये खुलासा हुआ है। बिटकॉइन के पैसे दुबई से फिर पाकिस्तान भेजे गए। पहले दुबई गया और फिर पाकिस्तान तक ये रूट पहुंचा। और जो विजेता थे इस ऐप के जरिए, विजेताओं को शेल कंपनियों में पेमेंट गेटवे के जरिए पैसे दिए गए, तो ताकि जो ये जो इनडायरेक्ट पेमेंट हुआ वो हुआ डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर के जरिए भी पैसा भेजा गया। तो ये खेल पूरा इस तरह से चल रहा था। और सट्टेबाजी वाले गेम फिलीपींस, दूसरे देशों में खेले जाते हैं, जो ये सारे देश कनेक्टेड थे, जो पैसा पाकिस्तान पहुंचा था। बॉलीवुड से जुड़े एक्टर भी इस ऐप को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया के जरिए भारत में भी इसका जबरदस्त प्रमोशन होता है। और ये खुलासा हुआ है मैजिक विन को लेकर, जिसमें बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। और जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, एक बड़े रूट का खुलासा हुआ है, इलीगल रूट का, जिसमें पैसा भेजा जाता था बाहर, दुबई से पाकिस्तान पहुंचता था, इधर अरब देशों से, फिलिस्तीन से पाकिस्तान पहुंचता था। यानी एक बड़ा खुलासा है मैजिक विन ऐप को लेकर। अब कार्रवाई क्या की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए पहली ऐसी बैटिंग ऐप है जिसके बारे में खुलासा हुआ है कि उसका सीधा जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। दरअसल ये जो मैजिक विन ऐप बैटिंग ऐप है, इसके जो मालिक है वो बताए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और साथ ही इस ऐप को जो है वो दुबई में बैठकर कुछ भारतीय नागरिक हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं और वो सीधे तौर पर जो इसके मालिक है पाकिस्तानी, उनके संपर्क में है। साथ ही जो पैसा हिंदुस्तान में इस ऐप के जरिए कमाया गया वो बिटकॉइन के जरिए पहले दुबई भेजा गया और दुबई से हवाला कारोबार के जरिए सीधे पाकिस्तान भेजा गया। यानी कि हिंदुस्तान का पैसा सीधे बैटिंग ऐप में जो कमाया गया वो सीधे पाकिस्तान जा रहा था। अब तक इस पूरे मामले में पिछले 6 महीने में 67 जगहों पर ईडी रेड कर चुकी है। साथ ही करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है, जो बैंक अकाउंट है, जो कैश है, वो अब तक जब्त किया जा चुका है। इसके अलावा इस केस में अहम बात यह कि मलिका शेरावत समेत पूजा बनर्जी को सम्मन किया गया था। हालांकि मलिका शेरावत ने जिन्होंने इस ऐप को प्रमोट किया था, उन्होंने ईमेल के जरिए अपने जवाब दिया कि उन्होंने अगली डेट मांगी है। इसके अलावा जो पूजा बनर्जी है, उन्होंने अहमदाबाद में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की, उनसे पूछताछ की गई है। साथ ही अगले हफ्ते यानी कि जो कमिंग वीक है उसमें 7 और फिल्मी सितारों को पूछताछ के लिए इस गेमिंग ऐप में बुलाया गया है। उनके बयान दर्ज किए जाएंगे कि आखिरकार पैसा उन्हें किस तरीके से दिया गया प्रमोशन के लिए, और साथ ही वो किसके जरिए इस बैटिंग ऐप के इसके संपर्क में आए थे। तो ये वो तमाम इन्वेस्टिगेशन है जो अब फिलहाल ईडी ने शुरू कर दी है। जी तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, प्रवर्तन निदेशालय है, वो इस पूरे मामले पर नेक्सस को जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि इसके तार कहां तक फैले हैं और ये जो इलीगल पैसा है वो कहां तक जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये खुलासा बताने के लिए जितेंद्र शर्मा। और मैजिक विन ऐप का बॉलीवुड कनेक्शन भी सामने आ रहा है, जो इस वक्त ब्रेकिंग खबर मिल रही है। मलिका शेरावत और पूजा बनर्जी को समन भेजा गया था। इस मामले में 2 बड़े सेलिब्रिटीज को भी बुलाया गया। 7 बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाने की तैयारी चल रही है। तो जो भी मैजिक विन ऐप से जुड़े हुए हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, उनको समन भेजने की तैयारी है। 2 और बड़े सेलिब्रिटीज को भी बुलाया गया है। तो क्या है बॉलीवुड कनेक्शन, आइए आपको बताते हैं। पहला नाम है मलिका शेरावत। पूजा बनर्जी को समन किया गया था इस मामले में। मलिका ने ईमेल के जरिए, आपको बता दें, ईडी को जवाब दिया था। पूजा बनर्जी से ईडी के अहमदाबाद ऑफिस में पूछताछ, और 2 बड़े सेलिब्रिटीज को आज पूछताछ के लिए बुलाया भी गया है। अगले हफ्ते 7 और बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया गया है। पिछले 6 महीने में देश भर में 67 छापेमारियां हो चुकी हैं, जो कि ईडी कर रही है। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, बॉलीवुड कनेक्शन भी सामने आ रहा है मैजिक विन ऐप का, लेकिन इन पर आरोप क्या है, किस तरह से उन पर आरोप लग रहे हैं मैजिक विन ऐप को इस्तेमाल करने को लेकर, क्या कुछ आरोप लग रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए इन बॉलीवुड हस्तियों का सीधे तौर पर तो इस बैटिंग ऐप से कोई कनेक्शन निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन क्योंकि प्रमोशन इन्हीं बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस की तरफ से किया गया तो लिहाजा ईडी के लिए इनसे पूछताछ करना भी बेहद जरूरी है कि आखिरकार किस तरीके से इनको प्रमोशन के लिए पैसा दिया गया था। मलिका शेरावत को अब तक सम्मन किया गया, जिन्होंने ईमेल के जरिए जवाब दिया और अगली डेट मांगी। इसके अलावा जो पूजा बनर्जी हैं, उन्होंने अहमदाबाद में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया, उनसे पूछताछ की गई है। साथ ही अगले हफ्ते 7 और ऐसे फिल्मी सितारे हैं जिनको इस बैटिंग ऐप को लेकर नोटिस भेजा गया है, सम्मन भेजा गया और उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे। इनमें कुछ कॉमेडियंस भी हैं, इसके अलावा छोटे पर्दे के भी कुछ कलाकार और साथ ही बड़े पर्दे से जुड़े भी कुछ फिल्मी सितारे इनके नाम इस लिस्ट के अंदर मौजूद है, जिनसे जल्द ईडी इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी। जी तो बॉलीवुड कनेक्शन भी सामने आ रहा है। इस पूरे मामले पर समन जारी भी हुआ है, ईमेल के जरिए रिप्लाई भी किया गया है, जवाब भी दिया गया है, लेकिन और भी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको लेकर समन जारी होगा और पूछताछ इस मामले में हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी देने के लिए कि उनका इन्वॉल्वमेंट क्या हो सकता है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का। एक आतंकी मॉड्यूल का, इस टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है, पर्दाफाश हुआ है, लेकिन इसे नाकाम किया गया। और असम में क्या अलकायदा की मौजूदगी है? दरअसल असम में जिहादी आतंकी मॉड्यूल का ये पर्दाफाश हुआ है। एक बांग्लादेशी समेत 8 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। कोर्ट ने सभी को 10 दिनों की रिमांड में भेज दिया है। असम एसटीएफ ने जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई, इसके जरिए मॉड्यूल का खुलासा किया गया। सभी आतंकी अलकायदा की अंसरुल्लाह बांग्ला टीम के मेंबर हैं। और आपको बताते हैं इस पूरे ऑपरेशन के बारे में कि इसे कैसे अंजाम तक पहुंचाया गया। असम पुलिस ने दरअसल ऑपरेशन प्रघात के जरिए ये कार्रवाई की है। असम एसटीएफ ने 17 से 19 दिसंबर को ये तारीख बताई गई, जिसमें असम, बंगाल, केरल में छापेमारी की गई थी। एक बांग्लादेशी समेत 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। ये सभी अलकायदा से जुड़े हुए हैं। अंसरुल्लाह बांग्ला टीम, अलकायदा की जो अंसरुल्लाह बांग्ला टीम है, उसके आतंकी बताए जा रहे हैं। चरमपंथ फैलाना, स्लीपर सेल बनाना इन आतंकियों का मकसद था। इन लोगों की बंगाल के मुर्शिदाबाद और फालाकाट में मीटिंग होती थी और इस बारे में पूरा आगे की रणनीति बनाई जाती थी कि किस तरह का मॉड्यूल है। टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद असम एसटीएफ के आईजी पार्थ सारथी महंत ने क्या कुछ कहा है इस टेरर मॉड्यूल को लेकर जो भंडाफोड़ हुआ है, क्या कुछ कहा है, कार्रवाई क्या की है एसटीएफ ने, उसकी जानकारी दे रहे हैं। All 8 arrested accused were produced before the court yesterday, and they have been remanded in 10 days police custody. We also seized 4 pen drives and other incriminating documents, which we are analyzing, and more importantly, we arrested a Bangladeshi national. We are looking into that aspect because we have a Bangladeshi national with us. And in fact, all follow-up actions are underway, and we will share the updates with you at an appropriate time without affecting the investigation of the case. और जो आतंकी गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से क्या क्या मिला है अब आपको ये बताते हैं। संदिग्ध ऐप्स वाले मोबाइल फोन इनके पास से मिले हैं। आतंकी सोच वाली प्रचार सामग्री इनके पास से मिली है। बांग्लादेशी पहचान के दस्तावेज इनके पास से मिले हैं। महत्वपूर्ण साक्ष्य वाले 4 पेन ड्राइव भी मिले हैं। धार्मिक पुस्तकें भी इनके पास से जब्त की गई हैं। अब आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हो गया, लेकिन जो आतंकी गिरफ्त में आए हैं उनके नाम क्या क्या हैं। साद रदी उर्फ शब शेख, ये बांग्लादेश का रहने वाला बताया जाता है, साथ ही इस गुट का सरगना भी है। इसके साथ ही मिनारुल शेख, अब्बास अली, नूर इस्लाम मंडल, अब्दुल करीम मंडल, मोजिबुर रहमान, हमीदुल इस्लाम और एनामुल हक की गिरफ्तारी हुई। इन 8 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है जिनसे पूछताछ की जा रही है और इनके जुड़े जो साथी हैं या इनके जुड़े जो गुर्गे हैं उन तक पहुंचने की कवायद की जा रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अगले साल यानी 2025 की शुरुआत में सत्ता से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि ट्रूडो अपनों से ही घिरे हुए इस वक्त दिख रहे हैं। एक गृह युद्ध छिड़ गया है, उनके सहयोगी पीछे हट गए हैं, पार्टी सांसद भी उनसे खासे नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में ट्रूडो का सत्ता में बने रहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी संसद में अल्पमत में है इस वक्त। दूसरी ओर विरोधियों ने मोर्चाबंदी कर दी है। फिलहाल क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां हैं, इसलिए अल्पमत वाली लिबरल सरकार को गिराने के लिए 27 जनवरी को, जी हां 27 जनवरी को शीतकालीन छुट्टी के बाद हाउस ऑफ कॉमन्स सदन में औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। उसके बाद मुश्किलें बढ़ सकती हैं जस्टिन ट्रूडो की, क्योंकि अपनों के बीच में घिर गए हैं, अंतर विरोध हो रहा है और कनाडाई प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्य सहयोगी जो पार्टी है एनडीपी ने ट्रूडो का
साथ छोड़ दिया है। सरकार अल्पमत में है। एनडीपी के साथ छोड़ने से ये जो ट्रूडो की सरकार है नंबर गेम में पिछड़ गई है। लिबरल पार्टी के 23 सांसद भी बागी हो गए हैं। विवाद के बीच वित्त मंत्री का भी इस्तीफा सामने आ चुका है। तो मुश्किलों में फंस गए हैं, लेकिन छुट्टियों की वजह से ये एक तरह से उनके लिए ब्रीदर मिल गया है, उनको समय मिल गया है। और लिबरल पार्टी के जो सांसद हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है जस्टिन ट्रूडो के बारे में। तो लिबरल पार्टी के सांसद ये कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक और बड़ी खबर, अपने इस्तीफे पर बोली हैं क्रिस्टिया फ्रीलैंड। गलत नीतियों का साथ देना असंभव है, फ्रीलैंड की तरफ से कहा गया। कनाडा की जनता के लिए इस्तीफा दिया गया है उनकी ओर से। वित्त मंत्री का इस्तीफा जब सामने आया तो उनकी ये प्रतिक्रिया सामने आई है कि जनता के लिए इस्तीफा दिया गया है। कनाडा की सरकार में बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। कनाडाई वित्त मंत्री का इस्तीफा क्यों सामने आया, अब आपको बताते हैं। क्रिस्टिया फ्रीलैंड, पूर्व डेप्यूटी प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दिया। वजह नंबर 1, प्रधानमंत्री ट्रूडो से उनका टकराव लगातार जारी रहा। वजह नंबर 2, छोटे पोस्ट की पेशकश की गई। वजह नंबर 3, डिमोशन की तैयारी की वजह से ये इस्तीफा दिया। वजह नंबर 4, यूएस टैरिफ से निपटने का उन पर दबाव रहा, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। वजह नंबर 5, आर्थिक नीतियों पर उनकी असहमति रही। तो ये जब असहमति रही तो उनका इस्तीफा भी सामने आ गया। और ट्रूडो के खिलाफ, जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ कनाडा की जनता में कितना गुस्सा है उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ट्रूडो जब अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे थे, इस दौरान कनाडा के एक आम नागरिक ने क्या कहा, अपने गुस्से को कैसे दिखाया, तो अपनी सरकार में किस तरह से गिर गए जस्टिन ट्रूडो, इसकी बानगी आपने इन तस्वीरों में देखी।